हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। आज है 13 सितंबर 2023 यानी कि 13 सितंबर 2023 और आज हम देखेंगे हमारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये है मेरा नाम ऋतुप्रिया पांडे और ये है मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन मेरी पूरी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स से मन उदास नहीं करिएगा, मजे से पढ़िए, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट। देखिए, पहला ही वर्ड है यहाँ पे, मतलब पहले सेंटेंस में वर्ड है फर्स्ट, तो आपको मार्क कर लेना चाहिए। जहां पे भी फर्स्ट हो या लास्ट हो, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बहुत पुटअप किए जाते हैं। तो पूरा क्वेश्चन मैं रीड कर दे रही हूँ कि हु हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स इन न्यू दिल्ली। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये इमेज देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा कि ये किसने इनॉग्रेट किया है। तो जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने ये सिंपोजियम जो है फार्मर्स राइट्स पे, उसको इनॉग्रेट किया है। और ये क्यों किया है कि दोस्तों, जिस तरह आप सबको पता होगा कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ पे 58% जो पॉपुलेशन है इंडिया की ना, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो इस केस में क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं, उनकी राइट्स को रिकॉग्निशन मिले, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए ये सिंपोजियम रखा गया है। और ये इंश्योर किया जाए कि हमारे किसान लोगों के पास लीगल, इकोनॉमिक और सोशल प्रोटेक्शन मिले, जिससे कि उन्हें और सपोर्ट मिले। मतलब जो भी किसान काम करते हैं ना अपनी अपनी फील्ड में, उनको और गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट मिल सके, ताकि वो एग्रीकल्चर में और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सके। अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि हम एग्रीकल्चर को और इनहेंस किया जा सके, इसलिए ये सिंपोजियम रखा गया है। और आपको पता है कि जय जवान जय किसान ये स्लोगन किसने दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जय जवान जय किसान स्लोगन गिवन बाय हुम। सो इट्स गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज विच एडिशन of special campaign for improving स्वच्छता and disposal of pending references। और आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड। मतलब कि स्पेशल कैंपेन 3.0 होगा। ठीक है, 3.0 या फिर आप बोल सकते हैं 3.0 या फिर 3.0। ठीक है, ये कैंपेन है, इसको जो है ये ऑर्गेनाइज करेगी गवर्नमेंट। और ये 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा, मतलब 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि ये स्पेशल कैंपेन है क्या। तो इसको हम देखते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इज द नोडल डिपार्टमेंट। सी, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि सपोज स्पेशल कैंपेन है, तो उसका क्वेश्चन आ जाएगा कि विच डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर दिस कैंपेन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये कैंपेन क्या करेगा? कैंपेन टू बी कंडक्टेड इन ऑल ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज। मतलब कि मिनिस्ट्रीज के सारे ऑफिसेस और सारे डिपार्टमेंट्स में इस कैंपेन को कंडक्ट किया जाएगा। और इसका एम क्या है? इसका एम है टू क्लियर एंड क्लीन स्पेसेस, डिक्रीज पेंडेंसी, कंप्लेंट्स एटसेट्रा। मतलब कि जो भी मिनिस्ट्रीज या उनके डिपार्टमेंट्स में जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, जो भी पेंडेंसी रेट्स होते हैं, रेफरेंसेस होते हैं, उनको डिक्रीज करना। बहुत बार हम देखते हैं, मतलब फिल्मों में भी देखे होंगे, मतलब बदनामी है सरकारी नौकरी इस वजह से बहुत जगह कि फाइलों पे फाइलें रखी रहती हैं, इतना ज्यादा कंप्लेंट्स की होंगी फाइलें, वो सब रखी रहेंगी, है ना।
तो उन सब चीजों को क्लियर करना, उनको जो स्पेसेस है उनको क्लीन करना, मतलब वो कंप्लेंट को सॉल्व कर देना। ठीक है, ये इसका मेन नेम होगा इस कैंपेन का, स्पेशल कैंपेन 3.0 का। अब हम आगे बढ़ते हैं। Which organization has jointly organized workshop on business responsibility and sustainability reporting? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आइका एंड यूएनडीपी, ऑप्शन बी यूएनडीपी एंड यूएनईपी, ऑप्शन सी यूएनईपी एंड यूनिसेफ, एंड ऑप्शन डी आइका एंड यूनिसेफ। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स आइका एंड यूनिसेफ। आइका मैं बोल रही हूं, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसका फुल फॉर्म है। और ये तो ठीक है, इसके बारे में इन लोगों ने जॉइंटली वर्कशॉप कंडक्ट किया है, ये कोई बात नहीं, ये न्यूज है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? यूनिसेफ। क्वेश्चंस इससे बहुत आते हैं, ये क्योंकि ये यूएन की एजेंसी है, यूएन बॉडी है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए यूनिसेफ के बारे में हम पढ़ लेते हैं। और दोस्तों इसकी ना एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, कभी हेडक्वार्टर पूछा जाता है, कभी इसके मेंबर कंट्रीज कितने हैं ये पूछा जाता है, या फिर ईयर ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें इस बॉक्स में हमने प्रोवाइड की हुई हैं, मैं आपको पढ़ा देती हूँ वन बाय वन। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या है इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और इसको फॉर्म किया गया था इन ईयर 1946 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और इसका हेड देखिए, जो भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं या स्टेट पीएससी ये सब एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें हेड और चेयरमैन या प्रेसिडेंटशिप ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। जैसे G20 की प्रेसिडेंटशिप के बारे में आ सकता है कि लास्ट ईयर किसकी थी, नेक्स्ट ईयर किसकी होगी, और इस ईयर किसने की है। तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीनों मतलब ट्रॉइका। ओके, ट्रॉइका। लास्ट ईयर है इंडोनेशिया, इस ईयर है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और नेक्स्ट ईयर होगी ये ब्राजील में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसके हेड पढ़ लेते हैं, यूनिसेफ के हेड। तो यूनिसेफ के हेड हैं इस टाइम कैथरीन एम रसेल। ठीक है, ये नाम याद कर लीजिएगा, कैथरीन एम रसेल। एंड इट रिलाइज एंटायरली ऑन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डोनर्स। मतलब कि गवर्नमेंट और प्राइवेट डोनर्स वॉलेंट्री कंट्रीब्यूट जितना करना चाहती हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट कर लेती है। मतलब जितना उनका मन होता है उतना वो कंट्रीब्यूट करती हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स नहीं है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर का है तो प्राइवेट सेक्टर या फिर आप बोल दिए कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसको इतना ही डॉलर कंट्रीब्यूट करना है, ऐसा कुछ फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। वो जितना करना चाहता है वो उतना करे, लेकिन करे तो अच्छा रहेगा, है ना। इट हैज इट्स प्रेजेंस इन 192 कंट्रीज। मतलब 192 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है, मींस 192 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट है हमारा यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी एक एक चीज आपको पढ़ाई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द की फॉर रिक्रिएशन ऑफ एंशियंट स्टेटशिप वॉज रिसेंटली लेड बाय, ऑप्शन हैं श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी श्री अमित शाह, ऑप्शन सी श्री नितिन गडकरी, या फिर ऑप्शन डी श्रीमती मीनाक्षी लेखी। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी। और ये कौन है? ये हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स हैं ये मीनाक्षी लेखी जी। इन्होंने जो ये रिक्रिएशन है उसको ले किया, और कहाँ पे उन्होंने इसकी नींव रखी है, तो वो रखा है उन्होंने एट MS होडी इनोवेशंस गोवा में। अब मैं आपको बता दूं कि ये है क्या। ये एक मल्टी मिनिस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जिसमें डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट है ना वो इंडियन नेवी देखेगी, और जो फंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देखेगी।
मतलब ये मल्टी मिनिस्ट्रियल है तो दो मिनिस्ट्रीज हो गई, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया। तो जो इंडियन नेवी है वो इसके डिजाइन और कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से डील करेगी, और जो फंडिंग का पार्ट है उसको डील करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। अब मैं इतना बोली हूं तो ये कील जो पहला हम देख रहे हैं सेंटेंस में, जो सेकंड वर्ड है कील, ये क्या है? तो ये वुडन या मेटल का पीस होता है जो बोट के बॉटम पोर्शन में लगाया जाता है। मतलब जिस तरह नाव है, सपोज ये कोई बोट है, ठीक है, वहां के ये बॉटम पोर्शन में इस कील को लगाया जाता है जो कि मेटल या वुडन पार्ट का बना होता है। एक पीस होता है, काफी लंबा होता है ये, जो कि बोट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि बोट कहीं इधर उधर या साइड वेज में गिर ना जाए, ठीक है। इसलिए ये कील बनाया जाता है, यहाँ पे लगाया जाता है बॉटम पोर्शन में। अब ये रिक्रिएशन क्या है, ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि हमारी यानी इंडिया की जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है शिप बिल्डिंग की, उसे प्रिजर्व किया जा सके, और इंडिया की जो रिच मैरीटाइम हेरिटेज है ना, उसे शोकेस किया जा सके। ओके, इसलिए ये इसको रिक्रिएट किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप टू बी हेल्ड इन विच सिटी? आपके ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी गुरुग्राम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम में ये मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग वर्कशॉप है जो कि कंडक्ट किया जाएगा या फिर होगा, और कौन सी डेट को होगा ये? तो ये होगा 14 सितंबर टू 16 सितंबर, ठीक है। और इसको होस्ट कौन करेगा? ये जो वर्कशॉप है इसको होस्ट किया जाएगा IFCIOR द्वारा। इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। IOR तो आपको पता ही होगा, इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। ये इसको वर्कशॉप को कंडक्ट करेगा। इसमें क्या होगा कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और जिबूटी कोड ऑफ कंडक्ट जेद्दा अमेंडमेंट के जो 31 कंट्रीज है ना, वो एक साथ आएंगी और मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी को और बेटर बनाने के एरिया में काम करेंगी। मतलब कि ये जो 31 कंट्रीज हैं वो एक साथ आएंगी और मैरीटाइम ट्रेड और सिक्योरिटी को और बेटर बनाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको IFCIOR के बारे में भी बता देती हूँ। ये इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है, ओके। इट इज एन इंडियन नेवी इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे लॉन्च किया गया था दिसंबर 2018 में, ये ईयर याद रखिएगा। 2018 में इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी को और एडवांस बनाने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपको पता है कि इस टाइम हमारे नेवल चीफ ऑफ इंडिया कौन है? सोचिए। देखिए क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं ना कि कौन है इस टाइम नेवल चीफ ऑफ इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए। इस टाइम हमारे नेवल चीफ ऑफ इंडिया हैं एडमिरल R हरि कुमार, ठीक है। ये हमारे एडमिरल चीफ हैं, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी इनॉग्रेशन ऑफ विद्या समीक्षा केंद्र एंड फाउंडेशन स्टोन ऑफ 141 प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स हैज बीन लेड? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरकाशी, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी मुंबई, या फिर ऑप्शन डी इम्फाल। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी देहरादून, ठीक है। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, और उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी, इन दोनों ने मिलकर विद्या समीक्षा केंद्र और 141 प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल्स को, इनके फाउंडेशन स्टोन को रखा है, ठीक है। और अब मैं आपको बता देती हूँ उत्तराखंड के बारे में। देखिए ये तो वन लाइनर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया,
लेकिन उत्तराखंड के बारे में आपको बता दूं, ये अभी क्यों न्यूज में था। यूके यहाँ पे, यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके यहाँ पे हमारा प्यारा उत्तराखंड है, ठीक है। तो अभी उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना जो है वो लॉन्च की गई थी, ताकि जो फीमेल हैं वो जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनके प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पे मार्केट में बेचा जा सके। इससे क्या होगा कि वो जो विमेन है ना, जिनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल किया जाएगा, मतलब उनका एम्पावरमेंट होगा। मतलब ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उनका सोसाइटी में एक स्टेटस और बढ़ेगा, इसलिए ये लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। उसके अलावा उत्तराखंड के बारे में आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि यहाँ पे पंच प्रयाग हैं, और उत्तराखंड में ने ही इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया था। और एक दो चीजें मैं और एक्स्ट्रा बता दे रही हूँ जो अभी मेरे दिमाग में आ रही हैं। वो है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है, ये आप सबको पता है। ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, ये आप जरूर याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, सो इट्स जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ओके, ऑफ उत्तराखंड, सॉरी। और ये सिर्फ इंडिया का ही फर्स्ट नेशनल पार्क नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एशिया का भी फर्स्ट नेशनल पार्क है, ठीक है। और उसके अलावा इसका पहला नाम क्या था, अभी तो हम बोलते हैं इसको जिम कॉर्बेट, इसका पहला नाम था हेली नेशनल पार्क, ओके। और उत्तराखंड में ही वैली ऑफ फ्लावर्स है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। देखिए, जो भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं जो कि यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा अदर स्टेट के भी जो स्टूडेंट्स हैं जो यूके पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको ना कोई कोई चीजों की पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट भी पता होनी चाहिए। जिस तरह से कि जो जिम कॉर्बेट है वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, रामगंगा रिवर जो है वहां पे है ये, और उसी तरह जो वैली ऑफ फ्लावर्स है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट्स में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Who has chaired नेशनल KCC कॉन्फ्रेंस? और आपके ऑप्शंस हैं श्री परषोत्तम रुपाला, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री नरेंद्र मोदी या फिर श्री राजनाथ सिंह। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्री परषोत्तम रुपाला। और ये कौन है? तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, ठीक है। और KCC मीन्स किसान क्रेडिट कार्ड। और ये क्यों किया गया है? ताकि जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मर्स हैं उन्हें KCC के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया जाए, और उसके बाद KCC को भी बढ़ावा मिल सके, ठीक है। Where will be second edition of ICAR CBA's Shrimp Farmers Conclave 2023 will be inaugurated? Option A, Gurugram. Option B, Hyderabad. Option C, Navsari. Option D, Mumbai. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवसारी। नवसारी जो डिस्ट्रिक्ट है वो गुजरात में है, ठीक है। और गुजरात में अभी G20 के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनकी मीट हुई थी और गुजरात डिक्लेरेशन को लॉन्च किया गया था, ये याद रखिएगा। दो तीन बातें हैं, दो तीन क्या, ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, मैं आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगी G20 के बारे में स्पेशली, कि क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, इनके आउटकम क्या रहे हैं G20 के, वो सारी बातें। तो एक तो गुजरात डिक्लेरेशन साइन हुआ है, उसके अलावा न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन भी जो है उसको भी लॉन्च किया गया है G20 मेंबर्स द्वारा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर तो नवसारी हो गया। अब हम देखते हैं सीबा। सीबा और आईसीएआर का फुल फॉर्म। तो ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, और CIBA का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है। ये इन दोनों का फुल फॉर्म है। अब आगे हम बढ़ते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल लॉन्च विच कैंपेन रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर? पोषण अभियान, स्वामित्र, आयुष्मान भव, स्पेशल कैंपेन 3.0। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयुष्मान भव। देखिए दोस्तों, आप हर जगह देखे होंगे, जिसका पहला क्वेश्चन ही हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आया था,
और हर दिन कोई ना कोई, अगर हर दिन नहीं तो हर दूसरे दिन ऐसा कोई ना कोई इनिशिएटिव होता है या कोई ना कोई मीट होती है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ बहुत ही नटशेल में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। और इनका जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। दो क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वेदर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सो योर आंसर विल बी इनडायरेक्टली। और व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट डील विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। इसमें पहला है आर्टिकल 54 which deals with the election of president. Then article 60. Article 60 here you can easily learn because it's 0 and here it's O, ठीक है। तो article 60 deals with the oath of the president. Article 61 deals with the impeachment of the president, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 यहाँ पे आई, ठीक है। जहां पे भी 61 आए आप समझ जाना कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है, जहां पे भी 60 आए उसे समझ जाना कि ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट से डील करता है यह आर्टिकल। और इनके इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या होता है, तो वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऑन व्हाट ग्राउंड प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड। प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए ये तो मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन उसके अलावा अब हम जान लेते हैं आयुष्मान भव के बारे में जिसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है क्या, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड हेल्थ केयर इनिशिएटिव है जो ये इंश्योर करेगा कि हेल्थ केयर स्कीम्स जो इंडिया में चलाई जा रही हैं वो हर विलेज और हर टाउन तक पहुंचे और एक सैचुरेशन कवरेज हो सके। जैसे आपको पता है कि नंबर ऑफ स्कीम्स इंडिया में चलाई जा रही हैं, नंबर ऑफ हेल्थ स्कीम्स इंडिया में चलाई जा रही हैं, लेकिन ये तो हमें पता है, लेकिन उसका जो सैचुरेशन कवरेज है उसके बारे में ये स्कीम पता करेगी। अब आप पूछेंगे सैचुरेशन कवरेज मीन्स, तो सैचुरेशन कवरेज मीन्स कि एक भी डिटेल्स मिस ना हो, ठीक है। हेल्थ केयर की सारी सर्विसेज बेनिफिशियरीज तक पहुंच रही हो, ये सारी चीजें इंश्योर की जाएंगी। और आयुष्मान भव है क्या, तो ये एक अम्ब्रेला कैंपेन है जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, और दूसरा कंपोनेंट है आयुष्मान मेला, AM करके मैं लिख दे रही हूं, और तीसरा है आयुष्मान सभा, ठीक है। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दे रही हूं कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा को लॉन्च किया जाएगा जो ये इंश्योर करेगा कि एवरी इंडिविजुअल रिसीव्स एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द रोल ऑफ सेवा पखवाड़ा, सो इट्स रोल इज टू एंश्योर दैट एवरी इंडिविजुअल रिसीव्स एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इस क्वेश्चन से। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी विल बी हेल्ड इन ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची या फिर ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जयपुर, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट कौन करेगा, तो इसको इनॉग्रेट करेंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस टाइम हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है जगदीप धनखड़ जी। और कौन से नंबर के हैं, ये नंबर भी पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, तो पता होना चाहिए। तो ये 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया था। तो प्रेसिडेंट जब अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, देखिए एक तो ये है कि वो 5 साल तक अपनी सर्विस को पूरा कंप्लीट करें, अपना पूरा टेन्योर करें, ठीक है। अगर इस बीच अगर वो चाहें तो रिजाइन भी कर सकते हैं। अगर वो रिजाइन करते हैं तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं,
तो वो देते हैं प्रेसिडेंट, मतलब अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और इन केस अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एब्सेंट हैं, प्रेजेंट नहीं है, तब जो प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ठीक है, और उसी तरह जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं प्रेसिडेंट को। देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें याद ही हो जाएं, लेकिन मैं डेली बेसिस पे ऐसी चीजें आपको बताती चलूंगी, क्योंकि आपको अभी थोड़ा बोरिंग लगेगा कि अरे अरे क्यों एक्स्ट्रा बता रही है या फिर क्यों ऐसा पढ़ा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना, तो जो आप चीजें सुने रहते हैं, भले ही आप पढ़े ना, लेकिन अगर कोई बात आपको कभी कोई बोला रहता है ना, तो माइंड के किसी कॉर्नर में बैठी रहती है। और मैं तो आपको इतनी बार बोलती जा रही हूँ कि अगर आप ये कंसिस्टेंटली मेरे लेक्चर्स को सुनेंगे ना, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भी चीजें हैं मैं आगे आपको पढ़ाती चल रही हूँ, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और मैं यूं बोलूं तो आपको लक्ष्मीकांत को भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक लिमिट से ज्यादा। आपको सारी चीजें ना बाय हार्ट याद हो जाएंगी। और कभी कभी होता है कि हमें लगता है यार हमें तो ये चीजें आती ही नहीं है, क्वेश्चन देखते ही हमारे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ऑप्शन रीड करेंगे तब याद आएगा कि यार हमने ये पढ़ा था, तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए, स्टैटिक भी कवर कर रही हूँ करंट के साथ इसी वजह से, ताकि दोनों चीजें बैलेंस फॉर्म में आपको मैं पढ़ा सकूं। वरना अगर मुझे करंट अफेयर्स पढ़ाना होता तो मैं बस ऑप्शन पढ़ के और क्वेश्चन मतलब ऐसे ही रीड करके छोड़ देती। लेकिन मुझे पता है कि इसका स्टैटिक पार्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं, उनका नाम क्या है, कौन से नंबर के हैं, ये तो पता होना चाहिए वनडे एग्जामिनेशन के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन यूपीएससी के लिए ये भी पता होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स हैं, वो उनका रेजिग्नेशन कैसे होता है, उनकी ओथ कैसे ली जाती है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फैक्ट्स के थ्रू देखते हैं करंट अफेयर्स। इसमें पहला है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन गेट्स ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये है कहाँ? ये है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है जहां पे सबसे ज्यादा फ्रूट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंडिया का फ्रूट प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में ही होता है। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो वो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी। और दोस्तों, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश जो है, पहले आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी था, मतलब ये एक सेपरेट स्टेट नहीं था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था। लेकिन 2 जून 2014 में 2014 2 जून को तेलंगाना एक अलग स्टेट बना दिया गया आंध्र प्रदेश से कट करके। ठीक है, और उसके अलावा मैं बता देती हूँ कि ये जो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट है, ये कौन देता है? देखिए, जहां पे भी ग्रीन आ जाए इसका मतलब कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो सस्टेनेबल भी है। जहां पे भी, भले वो रेलवे स्टेशन से हो रिलेटेड या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हो, जो भी हो, हर जगह ग्रीन का मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लस सस्टेनेबल। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन की बात की जा रही है, मतलब जो रेलवे स्टेशन एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो, उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये कौन देता है? तो वो देता है CII एंड CII एंड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, कभी कभी नाम जो है भूल जाती हूँ, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, IGBC इसको कहते हैं, ये सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं पॉइंट। विराट कोहली बिकम्स द फास्टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू अचीव 13,000 रन्स माइलस्टोन। ठीक है, इन्होंने 267 इनिंग्स में ही ये अचीवमेंट जो है वो अपना बनाया है। इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 13,000 रन 321 इनिंग्स में बनाए थे। विराट कोहली ने 267 इनिंग्स में 13,000 रन बनाए और सचिन तेंदुलकर ने 321 मैचेस में 13,000 रन बनाए हुए थे। ठीक है, और ये वनडे का है,
ये जरूर याद रखिएगा कि 13,000 रन कहाँ पे बनाए गए हैं, तो ये वनडे मैच की बात हम कर रहे हैं, ओडीआई की। ठीक है, अब देखते हैं at the inaugural event of 1 week 1 lab program of CSIR NISCPR in New Delhi, Shanti Swaroop Bhatnagar Prizes for 2022 has been awarded। देखिए ये अवार्ड्स जो हैं इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहले तो यही समझ आए कि 1 वीक 1 लैब मीन्स साइंस का है, ये जो ये प्राइज है वो साइंस की फील्ड में दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि प्राइजेस मिले किसको हैं साइंस की फील्ड में। तो ये है लिस्ट पूरी जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे है नेम, यहाँ पे है कैटेगरी कि कौन सी फील्ड में दिया गया है। तो पहला है अश्विनी कुमार, मधुलिका सुब्बा रेड्डी, इनको बायोलॉजिकल साइंसेस में दिया गया है ये अवार्ड। देन काटू बिजू देवा बत्रा मैती, इनको केमिकल साइंसेस में दिया गया है। देन विमल मिश्रा, इनको अर्थ एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस में दिया गया है। दीप्ति रंजन साहू एंड रजनीश कुमार, इनको इंजीनियरिंग साइंसेस में अवार्ड दिया गया है। अपूर्व खरे, नीरज कायल, इनको मैथमेटिकल साइंसेस में ये अवार्ड दिया गया है। देन दिप्यामन गांगुली, इनको मेडिकल साइंसेस में ये अवार्ड दिया गया है। देन अनिंद्य दास वासुदेव दास गुप्ता, इनको फिजिकल साइंसेस में ये अवार्ड दिया गया है। देखिए आपको नाम याद तो नहीं हो पाएंगे एक बार में, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूअसली देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देती हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और उसको आप रीड करिएगा। आपको ये जो प्राइजेस हैं, जो अवार्ड्स हैं और जो विनर्स हैं वो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब है हमारा एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन released CPI numbers for rural, urban and combined. It eases to 6.83% in August from 7.44% in July. ठीक है, देखिए ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं या फिर ऐसे डेटा जो हैं वो मंथली रिलीज होते ही रहते हैं, तो आप हर एक फैक्ट को याद नहीं कर सकते, हर एक डेटा को याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर डेटा हर मंथ चेंज होता है। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो है सीपीआई। व्हाट इज सीपीआई, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ सीपीआई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआई इन केस यू आर राइटिंग स्टेट पीएससी। समटाइम्स द बेस ईयर इज ऑल्सो आस्क्ड, so you must be knowing about each and every detail of CPI, and in the box I have given all the details of CPI. First of all, what is the full form of CPI? It's Consumer Price Index. It is the measure of monthly changes in prices of goods and services of consumers. Means जो consumers हैं वो जो भी goods and services को खरीदते हैं उनकी prices में जो monthly changes होते हैं ये उनको measure करता है, और ये consumer level पे जो चेंजेस हैं उनको नोट डाउन करता है। जबकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो कैलकुलेट करता है प्राइसेस चेंज एट प्रोड्यूसर लेवल। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है कि सीपीआई जो है कंज्यूमर लेवल पे नोट डाउन करता है और डब्ल्यूपीआई जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पे करता है। एंड व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ सीपीआई इज 2012। आरबीआई यूजेस इट एज नॉमिनल एंकर फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। Most important, monetary policy means inflation control. Okay, to control the inflation RBI uses it. It is used for calculation of DA, means dearest allowance for government employees. ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये जो तीनों है ना लास्ट के पॉइंट्स, इससे तो बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट इज द बेस ईयर एंड आरबीआई किसको यूज करता है, सीपीआई को या डब्ल्यूपीआई को मॉनेटरी पॉलिसी के उस पे। और तीसरा आ जाता है ऐसे कि डियरेस्ट अलाउंस के कैलकुलेशन में किसको यूज किया जाता है, तो वो होगा सीपीआई। ठीक है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जो है वो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, आपको उसका थोड़ा ना बेस भी पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP grows at
5.7% in July. It is at 5-month high. सेम फैक्ट्स जो हैं वो आप इतना याद रख नहीं सकते हैं, जो हर मंथ चेंज होते रहते हैं या फिर हर क्वार्टरली चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट क्या होगा, ये पॉइंट सब हैं जो कि पता होने चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। इट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स and who publishes it? It is published by NSO. And what is the base year? Base year is 2011-12 and 40.27% of weightage in the index belongs to 8 core sectors. मतलब कि ये जो इंडेक्स है उसमें इन 8 कोर सेक्टर्स का वेटेज जो है वो 40.27% है। और ये 8 कोर सेक्टर्स हैं क्या? वो है, मैं आपको लिस्ट बता दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 कोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें पहला है इलेक्ट्रिसिटी, पहला नहीं मतलब 8 कोर सेक्टर्स का मैं बता दे रही हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, देन सीमेंट, देन नेचुरल गैस एंड फाइनली फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये हमारे 8 कोर सेक्टर्स हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब देखो ऐसे आ जाता है क्वेश्चन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन जो कोर सेक्टर्स हैं उनको अरेंज करने का। यूपीएससी में भी आता है, स्टेट पीएससी में भी आता है कि असेंडिंग, कभी असेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता है, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस ईयर में मतलब जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं कि उस ईयर का डेटा क्या है। तो इस टाइम फर्स्ट नंबर पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील और लास्ट में फर्टिलाइजर है। मोस्टली जो फर्टिलाइजर है ना वो लास्ट में ही होता है, मतलब 8th नंबर पे होता है और पहले नंबर पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर इससे जो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर्स के क्वेश्चंस होंगे वो आपसे फिर इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इंडिया एंड यूके हैव इनॉग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। ठीक है, ये जो 12th इंडिया और यूके का इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग हुआ था वहां पे इसको इनॉग्रेट किया गया है सो दैट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को अनब्लॉक कर सकें। ठीक है, और अनब्लॉक करने से क्या होगा? इससे ये होगा कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकेगा। इसलिए इंडिया और यूके ने इसको इनॉग्रेट किया है। देन डेनिस ऑस्टिन, को क्रिएटर ऑफ पावरपॉइंट, डाइज एट 76। मैं आपको पावरपॉइंट पे पढ़ा रही हूँ और इसके को क्रिएटर जो हैं वो अब नहीं रहे, डेनिस ऑस्टिन। Then TV Narendran again appointed as MD and CEO of Tata Steel Port. ये वन लाइनर है, पता होना चाहिए कि टीवी नरेंद्रन जो है उनको फिर से अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ टाटा स्टील पोर्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। हमने इस लेक्चर की जो PDF है वो टेलीग्राम पे डाली हुई है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो जो लिस्ट है ना, जो प्राइज विनर्स हैं, उसको आप अगर देखेंगे 2-3 बार तो आपको याद हो जाएगी और जब क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।